नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के युवाओं ने जो एक मजबूत भू कानून के लिए आवाज उठाई है, उसके पीछे उनका मकसद यह है कि जिस तरह के हिमाचल का एग्रेरियन मॉडल है या सिक्किम का एग्रेरियन मॉडल है, उसी तरह का एग्रेरियन मॉडल उत्तराखंड के पास भी होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है एक मजबूत भू कानून। आज देवभूमि डायलॉग ने यह प्रयास किया है कि हम सिक्किम से एक युवा किसान को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और उनके अनुभव हम उत्तराखंड के साथ साझा करेंगे। हिमाचल प्रदेश से एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि हिमाचल ने किस तरह से प्रगति की है और क्यों हिमाचल आज पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं सिक्किम, और सिक्किम से हमारे युवा साथी अभिमन्यु धाकल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु को फाउंडर हैं अर्थियर सिक्किम के। अभिमन्यु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, सिक्किम की बात करूं, चाहे वो एवरेज लैंड होल्डिंग ऑफ फार्मर्स है या मैं कहूंगा कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, लगभग अगर आप देखेंगे आंकड़ों में बराबर दिखते हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि सिक्किम जो है वो बहुत आगे बढ़ गया आज, जब आप बात एग्रीकल्चर की आती है या इनोवेटिव एग्रीकल्चर की आती है? जी रमेश जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए, सिक्किम में जो उत्तराखंड में भू कानून की जो बात चल रही है, वो एक जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपके जो लोकल जो वहाँ के उस प्रजा में जो उस राज्य में जो लोग रह रहे हैं, उनको अपना एक सिक्योरिटी का चाहिए, है ना। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मेनली आपके एक टूरिज्म या रिजॉर्ट काइंड ऑफ ओपनिंग करने के लिए वो एक जगह है। आप सिक्किम को देख लीजिए, और मैं उत्तराखंड में लगभग 10 साल मैंने अपना बचपन वहां बिताया है, तो मेरे को मालूम है कि आप कैची धाम से ऊपर पिथौरागढ़ तक आप देखिए कि किस हिसाब से आपका उद्योगीकरण हुआ है, और कैची धाम से नीचे जो नैनीताल जिला है और आपका उधम सिंह नगर जिला है, उसमें किस हिसाब से आपका उद्योग बिठाए गए हैं। तो वहां पे जब आप डिफरेंस देखते हैं कि आपके पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही कम है या ना के बराबर है, वेराज आपके समतल, जहां पे भी समतल जगह है, वहां पे बहुत ही ज्यादा उद्योगीकरण हुआ है। तो वो पलायन का जो हमारे उत्तराखंड में मैं तो बचपन से देखा है ये चीज। तो जो पलायन हो रहा है आपके, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉइंग एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जहां से आपके मेन रिसोर्सेज आ रहे हैं, प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश नहीं की आपने, एग्रीकल्चर में इनोवेशन नहीं किए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपने नहीं दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट आपने नहीं दिया, तो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं होगा कि नेचुरली उसकी पर डिपेंडेंसी कम होगी, लोग दूसरी तरफ पलायन करेंगे। जी रमेश जी, इसका कारण ये है कि अगर आप देखिए कि आप मेरे को बताइए कि फूलों की खेती कहाँ प्रॉफिटेबल है। आपको थाईलैंड में मिलेगा और आपको नेदरलैंड्स में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप है। आप हमारे हिमालयन राज्यों में जाइए, हिमाचल में सेबों के लिए आपको अच्छा सा सप्लाई चेन दिखेगा। आप मेरे को बताइए पिथौरागढ़ वैली ऑफ फ्लावर्स आप ले लीजिए, आपके जो गढ़वाल हिल्स में है, वहां से फूलों की खेती के लिए जो सप्लाई चेन बिठाना चाहिए, जो आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून से, वहां से कितने आपके कंसाइनमेंट्स जाते हैं फूलों के टू द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, है ना। तो आपको रेलेवेंट पॉइंट किया उठाया है अभिमन्यु। ओके, डॉक्टर शशि भूषण, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, हिमाचल का अनुभव क्या कहता है? मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वे कहा करते थे कि हमारी हवा बिकती है, हमारा पानी बिकता है। उसी को उन्होंने पकड़ा कि हिमाचल प्रदेश को अगर बचाना है, आप जानते हैं कि कभी भी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है, उसके पीछे एक मकसद होता है। वहां के लोगों को कैसे बचाना है, रोजगार कैसे देना है, वहां की संस्कृति को कैसे बचाना है, वहां की सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाना है, इन चीजों को देखा जाता है। और उसके साथ साथ वहां की खेती, वहां की बागवानी, वो कैसे बचे। सबसे पहली बात तो जमीन कैसे बचे। इसी कारण 1972 में हमारे यहाँ एक एक्ट बना, और जो 1974 में लागू हुआ जुलाई से।
उस एक्ट के तहत अब एक व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश में। आप जानते हैं कि पहाड़ का आदमी बहुत सिंपल होता है, सादा होता है, समझता वो सब कुछ है, पॉलिटिकली भी बहुत अवेकेंड होता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं होते, सीमित साधन होते हैं। अगर जमीन ही चली गई, जो जो पैसा है, जो रेवेन्यू है, जो धन है, वो हिमाचल से या पहाड़ी राज्य जितने भी हमारे हैं देश में, उत्तराखंड साथ लगते हैं बिल्कुल हमारे, वो सारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा फंड्स के नीचे होते हैं। तो सवाल ये होता है कि अगर वो जमीनें ही बिकने लग गई, जमीनें बिकने लग गई, और जहां तक ऐसा पहले होता रहा है कि जो आदमी किसी जमीन का मालिक है, किसी बगीचे का मालिक है, वो कल दिन उसी बगीचे में मालिक कोई और होता है, वहां वो खेती बाड़ी कर, वहां वो मजदूरी करता होता है। इसी वजह से हमारे यहाँ कानून आया। तो आपको लगता ऐसा है नहीं है ये रेस्ट्रिक्शन कामयाब रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए? जो 1972 के जिस एक्ट की आपने बात की है, सेक्शन 118 की आप बात करें, वो मॉडल जो है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए फायदेमंद रहे? सबसे पहले रमेश जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि 118 का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग सकते, कोई बाहर से आके कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन देयर इज ए चेक, उसको रेगुलराइज किया गया है, उसको विनियमित किया गया। वही यही मकसद है उसका कि हाँ, अगर आपको यहाँ उद्योग लगाना है, आप जानते हैं पोंटा साहब बिल्कुल आपके साथ लगता है देहरादून के, वहां इंडस्ट्री है, बाहर के लोग काम कर रहे हैं, बद्दी बरोटी वाला, नालागढ़, कांगड़ा, सब जगह कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक सीमित दायरे में कितना क्यों जरूरी है। अगर आपको एक टूरिस्ट रिजॉर्ट डेवलप करना है, तो अगर 5 बीघा जमीन चाहिए तो एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट देगा टूरिज्म डिपार्टमेंट के, हाँ ये चाहिए, 5 बीघा इस्तेमाल के लिए 50 बीघा जमीन नहीं ली जा सकती है। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये जो इस तरह का आप कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहां पर हमारे यूथ डिमांड कर रहे हैं कि साहब आप एक मजबूत लैंड लॉ लेके आइए और अपनी, सबसे पहले अपनी जमीन को बचाइए, बिकॉज अगर आपकी जमीन नहीं बचेगी तो फिर आप जल जंगल जमीन के मायने क्या रह जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम यही नहीं समझेंगे कि जो वन है, जो वनस्पति है, जो उत्तराखंड में है, जो नॉर्थ ईस्ट में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, अगर वो नहीं बचती है तो नीचे क्या बचेगा? सब कुछ फ्लड हो जाएगा, प्लेन्स बिल्कुल फ्लड हो जाएंगे, तो बचेगा कुछ नहीं। इसलिए ये बहुत लाजिमी है कि जहां तरक्की चाहिए, तरक्की के रफ्तार चाहिए, विकास चाहिए, वहां जमीनों की रक्षा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, उनका संरक्षण भी चाहिए। ओके, ये मॉडल होना। ओके अभिमन्यु, क्या सिक्किम में भी रिस्ट्रिक्शन है जब लैंड लॉ की बात आती है कि आप बहुत आसानी से आप लैंड नहीं ले सकते वहां पर? बिल्कुल नहीं ले सकते। तो भूषण जी ने जो बात कही है, तो अगर आप देखेंगे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं। आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, बीच में नेपाल आता है, सिक्किम आता है, भूटान आता है, और साइड में हमारा अरुणाचल आता है। तो जो ये हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल में लैंड लॉज हैं अच्छे, अरुणाचल में है, सिक्किम में है, तो नेपाल की बात नहीं करते, भूटान की बात नहीं करते। जो उत्तराखंड में जो आवाज निकल रही है, वो इसका मतलब है कि वो एक जायज आवाज है। ये नहीं है कि वो हवा में बातें कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बाकी जगहों में भी ऐसे कानून लगाए गए हैं जहां से एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, जहां पे अनवारंटेड या अनचेक्ड लैंड की खरीदी या बिक्री ना हो, और इसमें एक थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के जो मानसिकता है, ये नहीं होगा कि अब तो हमारा सारा जमीन चले जाएगा या हमारा सब कुछ चले जाएगा। ये मानसिकता से हम उभरेंगे और अपनी जो तरक्की की जो हमें रफ्तार पकड़नी है, फिर हम देखेंगे। जैसे हिमाचल, जैसे उन्होंने कहा था कि पूर्व चीफ मिनिस्टर परमार जी ने बोला था कि अगर हवा है, पानी है, वन जंगल है, इसको ही हम एक आधार बना के हम अपना प्रगति का एक दायरा चुनेंगे, तो वो बहुत ही सही चीज है। क्योंकि हिमालय में हमको चाहिए क्या? हमको प्रगति चाहिए, उसके साथ साथ हमको ऐसे इंडस्ट्रीज चाहिए जो हमारे एरिया के संस्कृति के साथ और हमारे एरिया के रिसोर्सेस के साथ मिलते जुलते हो। तो अगर हम इस चीज को अगर हम सेट कर लेंगे और अपने आने वाले जो 20 साल हैं उसके लिए अगर हम प्लानिंग अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया की तरह। जी बताइए। अगर आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें, अगर आप टोपोग्राफी की बात करें, फ्लोरा फोना की बात करें, मैं जिन 3 स्टेट की बात कर रहा हूं, यानी मैं उत्तराखंड से आता हूं, आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और अभिमन्यु सिक्किम से आता है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ने जो प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दी है या अलाइड एक्टिविटीज को दी है,
इसीलिए वो तरक्की वहां दिखाई दे रही है, इसीलिए वो बदलाव वहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए किसान वहां खेती से जुटा हुआ है। रमेश, देखिए, आप जैसे अभिमन्यु ने कहा, हिमालय की बात उन्होंने कही, बिल्कुल सही है। अगर हिमालय बचता है तभी देश बचता है, चाहे वो जंगल, जमीन, पानी, ये चीजें हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हम बात करें, चाहे हम बॉर्डर के पार की बात करें, चाहे तिब्बत की बात करें, चाहे चीन की बात करें, जो उस पार बैठा है, हिमालय सुरक्षित चाहिए हर एक लिहाज से, स्ट्रेटेजिकली भी चाहिए सुरक्षित। और जैसे आपने कहा कि सिक्किम ने जो प्रयास किए, हिमाचल के जो प्रयास हैं, ऐसे ही प्रयास उत्तराखंड में अगर बढ़ जाएं, हो जाएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं सिक्किम गया था, प्रेस एडवाइजरी कमेटी जो विधानसभा की होती है, गैलरी कमेटी होती है, उसकी एक टीम हमारी सिक्किम होके आई, और मैंने देखा है कि किस तरह का विकास वहां हुआ। और जैविक खेती को लेके तो कमाल। सर, लेकिन वो कमिटमेंट था सर, वो उस गवर्नमेंट का कमिटमेंट था। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, पवन चामलिक 2003 से उन्होंने मिशन मोड पे ये प्रोग्राम शुरू किया, और 2016 में उन्होंने सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट सर्टिफाइड करके ही उन्होंने दम लिया। उसके साथ साथ सफाई देखिए, वहां कितना साफ सुथरा माहौल, हाइजीन को लेके। ओके, अभिमन्यु, थोड़ा सा सिक्किम के बारे में शेयर करिए ना, कि सिक्किम ने किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्टेट के रूप में सामने लेकर आया। देखिए, जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मसला था वो बहुत ही सराहनीय था। एक तरफ लैंड सर्टिफिकेशन एक चीज है, दूसरी तरफ आपके पास जब तक सप्लाई चेन नहीं बैठेगा सही से, तो आप देखिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बाजार कहाँ है, आपके बड़े बड़े शहरों में। अगर मेरा यहाँ से सप्लाई चेन ठीक नहीं बैठता है तो मैं ऑर्गेनिक साग सब्जियों का करूंगा क्या। तो हमारी दिक्कत ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से नहीं है, हमको उससे नफरत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इशू क्या हो जाता है कि अगर हमने ऑर्गेनिक बनाया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, मार्केट के लिए हमको सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और मैं सिर्फ ये सिक्किम की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर से लेकर आप पूरा अरुणाचल तक ऑर्गेनिक कर दीजिए, लेकिन जब तक आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं बिठाएंगे तो आप वो सर्टिफिकेशन का आप सिर्फ अचार डाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे उत्तराखंड में फूलों की खेती में फार्मर्स ने बहुत अच्छा काम किया। बट अभिमन्यु, जो आपने कहा ना कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए, जो कम से कम जो उगा रहे हैं वो सही समय पर पहुंच जाए, और उनका जो पैसा लगा है उसमें प्रॉफिट मिला के उनके मिल जाए, तो वो उनको इनकरेज करेगा इस तरह की खेती के लिए। डॉक्टर शशि भूषण, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं अभिमन्यु की बात को जोड़ते हुए और आपकी भी, रमेश जी की बात को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि हिमाचल में बेशक तरक्की ज्यादा हुई है, बेशक, क्योंकि 1948 में अस्तित्व में आ गया और उत्तराखंड को राज्य अलग बनने में बहुत समय लगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि हिमाचल जब पॉलिटिकल आइडेंटिटी अलग बदल गया तो अपना फैसला भाई हम खुद ले सकते हैं ना, हमें क्या चाहिए हमें पता है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, सप्लाई चेन वाली बात बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। बहुत सही, पेरिशेबल आइटम्स होती हैं सारी, चाहे सब्जी है चाहे फल है, पेरिशेबल होते हैं। फ्लावर्स की आपने बात कही, अगर वो सही समय पे और नॉन सीजनल वेजिटेबल्स पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, मार्केट में नहीं पहुंचे, उसका कोई फायदा नहीं, उसका फायदा ही कुछ नहीं। अगर वो नहीं पहुंचे समय पे तो पेरिश हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं उसका। तो ये बहुत वाइटल है हिल स्टेट्स में, हिल स्टेट्स के लिए एक ऐसी एक पॉलिसी बने। क्यों नहीं एक अलग से मंत्रालय हिल स्टेट्स के लिए बन सकता? और इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से चल रही है कि साहब, जितने हिमालयन स्टेट हैं, मैंने देखा पार्लियामेंट में कई बार इसको लेके बहुत डिस्कशंस हुए हैं कि हिमालयन स्टेट के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, उसी तरह से हिमालयन स्टेट के लिए बने। एक बात मैं अभिमन्यु आपसे जानना चाहता हूं, तो आप लोगों ने अप्रोच किस तरह से रखी कि आपने कहा सप्लाई साइड चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब तक आपको फार्मिंग प्रॉफिटेबल बनानी है तो आपको अपनी एग्रीलैंड तो बचानी होगी, यानी अपनी भूमि बचानी होगी। जो उत्तराखंड का युवा कह रहा है कि साहब अपनी भूमि बचा लो, क्योंकि भूमि बचाओगे तभी आप एग्रीकल्चर कर पाओगे, तभी आप उससे जुड़ पाओगे, तभी आपकी डिपेंडेंसी, लाइवलीहुड उससे चलेगी। वो आपको लगता है उन यूथ पे? जी 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 अभिमन्यु जी, तो इसमें मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि उनकी जो मांग है वो बहुत जायज है कि वो एक फाउंडेशन बन जाता है, ठीक है जी। लेकिन इस फाउंडेशन को याद रखते हुए भी
हाँ देखिए, हमारा देश ऐसा है जहां पे आपका 40% ऑफ पेरिशेबल गुड्स, चाहे हिमालयन रीजन से हो या बाकी देश के रीजन से हो, वो वेस्ट हो जाता है। जी, तो हाँ, तो अगर हम अपने सप्लाई और चेन में भारत में इसकी वेस्टेज को कीमत कम कर देते। तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास है सालाना, बिकॉज प्रोसेसिंग में तो हम बहुत तो पीछे हैं। जी, तो मेरा जो कंपनी है वो इट प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर, हम एक पर्टिकुलर क्रॉप को हम प्रोसेस करते हैं इनटू अ सिरप व्हिच इज फॉर नेचुरल डायबिटीज मैनेजमेंट। तो इस चीज को जो जिसको याकॉन सिरप बोलते हैं, तो देखिए अगर इसकी ब्यूटी देखिए, फार्मिंग एरिया सिक्किम में है, उसके बिल्कुल 6 विद इन 4 आवर्स इट कैन रीच माय प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में वो फटाफट प्रोसेस हो जाता है और उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो अगर वो लाइफ स्पैन बढ़ जाता है तो आपने एक चीज जो खराब हो सकती थी या हो जाती, आपने उसको प्रोसेस कर लिया, उसे बचा लिया। तो इसमें आपका सप्लाई चेन में क्या होता है कि एक तो आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की बात कर सकते हैं। सेकंड में आपका प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ना, जैसे आप कोयले के खदानों में जाएंगे तो उसके बगल में ही एक प्रोसेसिंग यूनिट होगा। जमशेदपुर बिठाया क्यों गया था? बिकॉज आयरन और वहीं पे मिलता है। तो आप, एक तो बेवकूफी होगी कि अगर आप आयरन और का खदान जमशेदपुर के एरिया में मिलता हो और आपने प्लांट लगा लिया गुजरात में। तो वही मानसिकता के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे में बागबानी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उसी के इर्द गिर्द अगर हम इंडस्ट्रीज लगा ले, नेचुरल ये आपका नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसमें हर्ब्स वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो अगर उसका भी अच्छे तरीके से अगर हम यूटिलाइजेशन करें तो वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन सर। और इसको हम यूटिलाइज करने के लिए हम सिटिंग इन गोल्ड माइंस। बस सवाल ये है कि इसको एक बहुत ही तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से आपको आगे लाना होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। शशि भूषण जी, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर बहुत बड़ी आबादी, नियर अबाउट 75% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। हिमाचल प्रदेश में भी कमोबेश ऐसा ही है, सिक्किम में भी कमोबेश ऐसा ही है। जब इतनी बड़ी आबादी का जो मेन स्टे है वो कृषि और उससे जुड़े जो सेक्टर है वो हैं, तो आपको लगता है कि अब कम से कम आपको थ्रस्ट देना चाहिए? बिकॉज फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप दूसरे सेक्टर पे तो कहीं इंप्लॉय कर नहीं सकते जितना आपके पास एग्रीकल्चर में है मौके। रमेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ गया है, हम तो पीछे छूट गए हैं। इट्स टाइम नाउ कि बिल्कुल ये सरकारें जो भी हिमालयी राज्यों की हैं, ये इकट्ठे होकर काम कर लें, फोकस ट्रस्ट इसी तरफ हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत अच्छी बात अभिमन्यु ने कही, जैसे सोलन जिला है हमारे यहाँ, सोलन जिला में टमाटर बहुत ज्यादा होता है। जब कहीं गलत हो जाता है मार्केट में तो जो रेट है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे समय में अगर वहां प्रोसेसिंग यूनिट हो टोमेटो का, किसी अच्छी कंपनीज का, तो वो फार्मर्स को पैसा भी मिल जाएगा, वो बर्बाद भी नहीं होगा क्रॉप उनका, और टमाटर के बहुत सी चीजें और नहीं बन जाएंगी। बट सर, इसी प्रकार रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, प्राइवेट प्लेयर्स को बुला ले। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये हो जाएगा तो ये सब कुछ हो जाएगा फिर। ओके, अभिमन्यु, आप इस तरह से प्लान करिए कि मान लीजिए, ये मैं मानता हूं कि हर चीज, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, राज्यों को पॉलिसी बनानी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए राज्य ये कहता है कि साहब, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है और रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बजट कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो साहब अगर आपके पास रॉ मटेरियल है और आपके पास लो इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कुछ करना है तो आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी बुला सकते हैं। बिल्कुल जी। तो इसमें रमेश जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, जो फिर से आपके जो भू कानून के ऊपर जो बात छेड़ी गई थी शुरू में। तो देखिए, इनसिक्योरिटी सिर्फ जमीन खरीद फरोख्त की नहीं है। आप देखिए कि जो इंडस्ट्री लगाने भी चाहते हैं वो वही के युवा ही है। जैसे मैं सिक्किम का एक युवा हूं, मैं लगाना चाहता हूं, और मेरे ऊपर देखिए, प्राइवेटली अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया से जो फंड इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, सिक्किम में आए, हिमाचल, उत्तराखंड, सब में आए। लेकिन हम जो लोकल लोग हैं, हमारे भी एक महत्वाकांक्षा है कि हम भी उद्योग लगाए, हम भी कुछ करें। तो उसमें जो, हाँ, तो उसमें हमको सपोर्ट चाहिए फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो
बहुत सारी सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने अब अपने तरफ से भी इसमें काम करना शुरू किया है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपके एफपीओस, सारे एफपीओस पे वो एक तरफ से काम चल रहा है। एक और योजना लेकिन की बात करता हूं, जो परंपरागत कृषि विकास योजना, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह चुके हैं कि साहब आप ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होइए, क्योंकि आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होगा, और जो हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो, उसको जो हमारी सॉइल को जो नुकसान हो रहा है वो कम होगा, और जो फूड, जिस तरह का फूड हमें चाहिए, कम से कम क्वालिटी फूड चाहिए, वो हमें मिलेगा। तो आपको लगता है कि जब सेंट्रल बड़े पैमाने में आपको पैसा दे रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में पैसा दे रहा है, आइसो पंप में पैसा दे रहा है, परंपरागत कृषि विकास योजना में पैसा दे रहा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पैसा दे रहा है, जब इतना बड़ा फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, आप क्यों नहीं अपने उत्तराखंड के युवाओं को या जो भी हैं उनको इन्वॉल्व करते, उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के साथ जोड़ते और उनको आगे बढ़ाते? अभिमन्यु जी रमेश जी, इसमें इसमें एक बात मैं बताता हूं। जो भी आपने स्कीम्स की बात कही है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, वो सप्लाई चेन से जुड़ी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हम सप्लाई चेन की तरफ, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस में चलेगा, ये होने वाला है। आप देखिएगा आने वाले 10-15 साल में हमारे जितने भी हिमालय क्षेत्र के हैं वो सब ऑर्गेनिक हो जाएंगे। सिम्फेड जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर हमारा जो मार्केटिंग फेडरेशन है, वो बहुत सारी जगहों में बहुत सारे स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक कन्वर्जन में। लेकिन सप्लाई चेन में किसने बिठाया है, कौन कर रहा है ढंग से? जहां पे आपके लोकल एंटरप्रेन्योर्स जुड़ के उन्होंने एक काम किया है साथ में, और गांवों को जोड़ा है, और उससे कुछ नई चीजें बनाई हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कंज्यूम करना चाहता है। उस चीज के लिए हम कब तक वेट करेंगे? और हमको सप्लाई चेन में चाहिए सपोर्ट। अब लैंड बैंक्स में, जैसे स्टेट के लैंड बैंक्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड बैंक्स। बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है कि साहब आपने अगर उत्पादन भी कर दिया, मार्केट तक उसे ले जाना है, तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए, स्ट्रांग सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए। लेकिन डॉक्टर शशि भूषण, कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में जब ये आवाज उठ रही है कि साहब एक स्ट्रिंजेंट भू कानून चाहिए, उसमें ऐसी धारा जोड़िए कि हमारी जमीन ऐसे ही कोई ना खरीद ले, तो कई लोगों को लग रहा है साहब हम प्रोटेक्शनिस्ट हो गए हैं, हम संरक्षणवादी हो गए हैं। तो आपको क्या कहना है, क्योंकि हिमाचल के बारे में भी ये कहा जाता है क्या कि साहब आप संरक्षणवादी हो गए हैं? देखिए, इस तरह की बातें यहां भी उठती हैं, लेकिन पूरे का पूरा हिमाचली, हर हिमाचली इस बात को लेकर एक है कि जमीन बचनी चाहिए। कोई ये नहीं कहता है कि बाहर का आदमी कोई आके काम नहीं कर सकता, हम इसी देश के वासी हैं, वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है। इस बात को गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए। लोगों को उसके मर में जाना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए जिस वजह से हिमाचल प्रदेश के कर्णधारों ने यह कानून बनाया था। बाहर का आदमी कोई भी, आप देखें हमारे यहाँ बद्दी बोटीवाला नालागढ़ में, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ड्रग्स का इनका हब है, इतने दवाइयां जो बनती हैं उनका हब है, डाबर भी यहाँ है, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आ रही हैं, तो कोई मना नहीं कर रहा है। या किसी ने कोई काम करना है, किसी ने कोई उद्योग धंधा करना है, आप देखिए कितने बड़ी होटल चेन्स हिमाचल प्रदेश में वो बाहर की हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई आदमी दिल्ली से आके यहाँ होटल बनाना चाहता है, जमीन लेना चाहता है, उसको मिलती है, लेकिन तरीके से मिलती है, उसका तरीका अंधाधुंध नहीं, ब्लेटेंट नहीं। अगर 10 बीघा चाहिए तो 10 ही मिलेगी भैया, 100 नहीं मिलेगी। तो ये एक बचाव आप कह रहे हैं, आप रेगुलराइज करिए लैंड सेल को, आप रेगुलराइज करिए, आप रेवड़ियां मत बांटिए। हाँ बिल्कुल, जो भी चीज है उसको देख के करिएगा, गलत मत करिएगा, जितना चाहिए। अभी जैसे आप लोग, हमने भी इन्वेस्टर मीट किया उत्तराखंड ने, आपने भी इन्वेस्टर मीट किया, तो क्या सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं था कि साहब हम इन्वेस्टमेंट करने तब आएंगे जब आप लैंड रिफॉर्म करेंगे, रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे? नहीं, उनको स्पष्ट किया गया, सरकारों ने, हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक तौर तरीका है, एक सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत आइए, बस इतनी सी तो बात है। ओके अभिमन्यु, आप एक बात जो हम आपसे सीखना चाहते हैं कि आप देखिए संजीवनी बूटी जो है वो उत्तराखंड से गई थी, है ना, अगर हम माइथोलॉजिकल की बात करें, और ये कई हद तक हमारे पास, अगर पूरा उत्तराखंड आप देख ले, खासकर हिमालयन बेल्ट देख ले, हर्ब्स की जो आपने बात की, आपको लगता है ये बहुत बड़ा कोर सेक्टर हो सकता है अगर इस पे काम किया जाए? बिकॉज जब तक आप रिसर्च इनोवेशन पे ध्यान नहीं देंगे, नए नए प्रयोग नहीं करेंगे,
तब तक शायद आप उतनी, मैं समझता हूं, उतनी तरक्की नहीं पाएंगे जो आप सोच के चलते हैं। जी, इसमें मैं सिक्किम का एक हमारा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारा जो टोटल लैंड, हमारा जो है लैंड मास है, उसमें 55% इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट, और हमारा एग्रीकल्चर होता है सिर्फ 11% लैंड पे। तो आप सोचिए दैट वी आर सिटिंग, वी इफ वी जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोल रहा मैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल्स या हर्ब्स वगैरह है, अगर हम इसको अच्छे तरह से नियमित रूप से अगर हम इसका संचार करते हैं, तो इसमें आप एसेंशियल ऑयल से लेकर आपके जितने भी हर्ब्स जो यूज होते हैं, उसमें बहुत 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 बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, जो मैं मानता हूं कि जो बाहर के रेस्ट ऑफ इंडिया के उद्योगपति हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, और जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन जमीनें हैं जहां पे वो एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। एंड इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय नेशनल एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स, और उसमें जो सब्सिडी स्कीम्स वगैरह यूज होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से देती है, तो उसको अगर हम अच्छे से यूज करेंगे तो ही होगा। लेकिन ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है, जहां पे एक लोकल यूथ अपने हिसाब से जब करता है तो उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मेरी तरफ आपने जैसे कहा कि साहब 55% फॉरेस्ट एरिया है, हमारा 71% फॉरेस्ट एरिया है, आपने कहा 11% एग्रीकल्चर एरिया है, हमारा 2000 में 12% था, आज वो घट के 9% हो गया। हिमाचल का भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन डॉक्टर शशि भूषण, आपको लगता है कि हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा? मैं इसलिए ये कहता हूं कि हमारा भविष्य मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। कम से कम जीएसटी आने के बाद तो ये और स्पष्ट हो गया है, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो हमें ये देखना होगा हमारी ताकत क्या है, और उस ताकत को ध्यान में रखते हुए उसका हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या होना चाहिए। जैसे हिमाचल ने अपना एक इकोनॉमिक मॉडल तय किया है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, सिक्किम ने ऑर्गेनिक के तौर पे आगे बढ़ाए हैं, हर्ब्स पे वो काम कर रहे हैं। आपके यहाँ इलायची में देख रहा था कि 80% कंट्री की इलायची अकेले सिक्किम उगा रहा है। इलायची इतना फायदेमंद सौदा हुआ है वहां पर, और ऐसा नहीं कि जो क्लाइमेट जोन सिक्किम में है वो हमारे पास है, हम इलायची नहीं उगा सकते। सवाल इस बात का है कि हम एक दूसरे से सीखते क्यों नहीं? डॉक्टर शशि भूषण, आपको लगता है हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए? ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आपकी जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो उत्तराखंड सीखे, हमारी जो उत्तराखंड की गुड प्रैक्टिसेस है वो सिक्किम सीखे, और सिक्किम की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल सीखे। बिल्कुल सही कहा आपने, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए, मिलजुल कर काम करने का हमको सीखना चाहिए। और क्योंकि हमारी टोपोग्राफी मिलती है, हमारी संस्कृति मिलती है, हमारे तौर तरीके मिलते हैं, हम उन्हीं जंगलों में, उन्हीं पहाड़ों में, उन्हीं कंदराओं में रहते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हो। और सबसे बड़ी बात मैं आज एक से जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, आप समझते हैं जी, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, दोनों राज्यों का देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल, हम लोग हमारा बहुत बड़ा एरिया, बॉर्डर एरिया है। बिल्कुल, और हमारे कितने नौजवान इन सेनाओं में हैं, सुरक्षा बलों में हैं, कितना बड़ा योगदान है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। जब इतना बड़ा योगदान हमारा इस तरफ है, और अगर थोड़ा सा ध्यान केंद्र का हो जाए, राज्यों की सरकारें इस बारे में सोचने लगें और एक तरफ बढ़ जाएं, एक तरफ दिशा ले लें, और इकट्ठे एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ चलेंगी, तो निश्चित रूप से हिमालय का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, हमारी संस्कृति सभ्यता भी बचेगी, और साथ साथ हमारे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार भी मिलेगा, जिससे अभिमन्यु कह रहे हैं। डॉक्टर शशि भूषण और अभिमन्यु, मैं एक लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूं, और मैं अभिमन्यु से शुरुआत करता हूं। अभिमन्यु, मतलब मैं उत्तराखंड के लिए से एक हिस्टोरिकल मूवमेंट या ऐतिहासिक मौका इसलिए मानता हूं कि युवाओं ने खुद से, जहां जिस मंच से वो अपनी बात रख सकते हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, सब अलग अलग आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही डिमांड रखी साहब कि हमारी लैंड को बचाइए, और वो कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी है, हमारी लाइवलीहुड से भी जुड़ी है, और हमारी पहचान से भी जुड़ी है। तो आपको लगता है कि कम से कम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझूंगा कि टाइम है उत्तराखंड के लिए, जहां पर यूथ पहली बार एक मुठ होकर एक बात की डिमांड कर रहा है? ये पहली बार नहीं हुआ है,
मैं मानता हूं कि 1994 में एक बहुत लंबा स्ट्राइक चला था फॉर स्टेटहुड। मैं सिर्फ 8 या 9 साल का था उस टाइम पे। मेरे को याद है 1994 में कि युवाओं ने किस हिसाब से लीड किया था उत्तराखंड में फॉर स्टेटहुड। उसी हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट स्टेटहुड के लिए फाइट था, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भूभाग के लिए। हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हमारा लैंड प्रोटेक्शन थ्रू आर्टिकल 371F है और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। तो अगर उत्तराखंड के निवासियों को ये जो राज्य में रह रहे हैं वो थोड़ा बता बहुत ही दीजिए इंपॉर्टेंट है। और 371F क्या है, एक बार थोड़ा सा अभिमन्यु थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। हाँ जी, तो इसका है कि जो भी सिक्किम सब्जेक्ट हैं, जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि हम सिक्किम के वासी हैं, तो हम अपना जमीन या कोई बाहर वाला हमारा जमीन नहीं खरीद सकता। तो ये बहुत ही अंडरलाइंड है और इस पे कोई बच नहीं हो सकता। इट्स वेरी वेरी स्ट्रांगली एम्बेडेड और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के हिसाब से हमको मिल चुका है। तो जैसे हमको मिला है, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो भी ना, एटलीस्ट स्टेट अपनी तरफ से अगर एक स्ट्रॉन्ग कदम लेता है। लैंड इज द स्टेट सब्जेक्ट भाई। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो तब करना होता है बिकॉज तब शेड्यूल 9 पे डाल दिया था ताकि उस कानून को क्वेश्चन ना किया जाए। से लीगली तो आप शेड्यूल 9 पे डालते थे ताकि आपका कानून क्वेश्चन ना हो। दैट इज अ वेरी गुड सजेशन सर। अगर आप शेड्यूल 9 में, जैसे हम तो 22वें राज्य बने हैं ना, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे पहले, तो हम 22वें राज्य बने। उसी वजह से 1975 में हमारे लिए 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 35th एंड 36th हुआ था। उसी हिसाब से अगर आप ये जो उत्तराखंड का है, आप बीजेपी की सरकार आपकी स्टेट में भी है, सेंटर में भी एक माहौल बन सकता है जहां पे आप इसको 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं। मैं और कहना चाहता हूं कि अगर 9th शेड्यूल में नहीं भी डालते, अगर आप अपनी लैंड सेल को रेगुलेट कर देते हैं, और जिस तरह की हमारे युवा डिमांड कर रहे हैं कि साहब आप अपनी लैंड को ऐसे ही मत जाने दीजिए। किसी ने ये नहीं कहा उत्तराखंड में कि साहब आप यहां पर उद्योग नहीं लगने चाहिए, यहां पर बोनी। उनका सिर्फ ये कहना है कि साहब जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी लैंड है, अगर यही नहीं रहेगी तो फिर वो जल जंगल जमीन के लिए जो हमारा इतना बड़ा बैटल था कि हम अलग प्रदेश चाहते, उसका क्या होगा। अभिमन्यु बहुत शॉर्ट में, उसके बाद लास्ट कमेंट डॉक्टर शिशिर। जी सो अगर आप याद रखेंगे कि जो चीज मुश्किल लगता है, जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन जो हुआ था, उसको 9th शेड्यूल में डालने की वजह से वो अभी तक स्टक नहीं हुआ है। तो उसका पहला कदम स्टेट को लेना बहुत जरूरी है। अगर वो कदम लेंगे तो बाद में जाके जब माहौल ठीक होगा या जब वो कदम लेना पड़ेगा तो 9th शेड्यूल में भी डाला जाएगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार को और उत्तराखंड के जो युवाओं ने जो ये जो लैंड रिफॉर्म्स की बात कही है या लैंड प्रोटेक्शन की बात कही है, वो बहुत ही जायज है और उसके लिए वो कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर शशिभूषण, आपका आखिरी कमेंट जो हमारे यूथ ने कर दिखाया है और जिस तरह से उसने इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया, सर आपका आखिरी कमेंट। देखिए बिल्कुल उनका सही फैसला है, लंबी सोच है, और इस तरह की अगर उनका परसेप्शन है, सोच है, तो अच्छी बात है। पलायन भी रुकेगा अगर ये चीजें हो जाएं। जैसा हम एक बात कर रहे थे 9th शेड्यूल की, हिमाचल का जो एक्ट है वो 9th शेड्यूल की वजह से हुआ है और ऐसी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल मैंने ठीक कहा कि सरकारें दोनों जगह बीजेपी की हैं, चीजें जल्दी भी हो सकती हैं। और एक बात मैं ऐड कर रहा था, अभिमन्यु कह रहे थे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह से अब चीजें बढ़ने लगी हैं और इससे आमदनी के भी गांव वालों के, ग्रामीणों के साधन बढ़ सकते हैं और उसी बिना पे ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट भी लग सकते हैं। और एक बात एंड में मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये मत के सोचिए कि हिमाचल, उत्तराखंड इस तरह की बातें सिक्किम कर रहे हैं। आपको देश को बचाना है। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं, मौसम चक्र बदल रहा है, तो भाई बदलेगा ही। इस वजह से भी हिमाचल को, उत्तराखंड को, हिमालयी राज्यों को बचाना पड़ेगा अगर सब बातों को छोड़ भी दें तो। इस वजह से भी यहाँ पर इस तरह के स्ट्रिंजेंट कानून हो ताकि जमीन का मिसयूज ना हो और कंजेशन ना हो। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अटल जी ने बिल्कुल अपनी पंक्तियों में एक दौर में बिल्कुल सही लिखा था, हम पड़ाव को समझे न मंजिल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मुझे लगता है ये दिया, ये लॉ जिस तरह से शुरू हुआ है, ये दिया जिस तरह से जलाया गया है,
अब ये दिया जो है वो अपने मनोरथ को पूर्ण कर कर ही मानेगा। जिस तरह से हमारे युवाओं ने इस मूवमेंट को धार देना शुरू किया। आप दोनों मेहमानों का, अभिमन्यु का सिक्किम से और हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर शशि भूषण का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं चाहूंगा आप देवभूमि डायलॉग से जुड़ें और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।